हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रिनेसेंस इन यूरोप एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ओके, सो जब हम चैप्टर का नाम पढ़ेंगे तो ही हमें समझ में आता है कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए होंगे, किस चीज़ से रिलेटेड हमें इसमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रिनेसेंस इन यूरोप। ओके, तो रिनेसेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है रीबर्थ, पुनर्जन्म। तो हम लोग इस चैप्टर में यूरोप का पुनर्जन्म एंड साइंस का डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। सो एज अ मिडिवल period in Europe was nearing its end, it saw advances in various field of life। तो देखो मिडिवल पीरियड कब से कब तक था, 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक का जो पीरियड होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिडल एजेस। तो जब मिडल एजेस एंड होने वाला था तो वेरियस यूरोप में बहुत सारी फील्ड्स में एडवांसमेंट्स नज़र आई। यूरोपियंस ने अननोन लैंड्स डिस्कवर किए और रिलीजियस रिफॉर्मेशन भी हुआ। नाउ रिलीजियस रिफॉर्मेशन क्या होता है, देखो किसी भी रिलीजन की इविल प्रैक्टिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज, सती प्रैक्टिस, ये सब जो होती है इविल प्रैक्टिस, इससे कुछ फ़ायदा है सोसाइटी का? नो, ये सब सप्रेस करता है किसी भी जेंडर को या कुछ भी चीज़ हो जिससे नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है, उसको मिटाने के लिए, वो कोई भी रिलीजन का हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म का ही मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सती और चाइल्ड मैरिज बोला है। कोई भी सिस्टम हो जिससे किसी का भी नुकसान होता हो तो उसको मिटाने के लिए सारे इकट्ठे आते हैं और वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये होता है रिलीजियस रिफॉर्मेशन। ओके, सो रिनाइसेंस जब आया तो वहाँ पर यूरोपियंस ने अननोन लैंड्स डिस्कवर किए और वहाँ पर रिलीजियस रिफॉर्मेशन भी हुआ। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड वर लेड इन दिस पीरियड, हैंस दिस पीरियड इज कॉल्ड रेनेसेंस विच मीन्स रीबर्थ। तो देखो फाउंडेशन मतलब क्या होता है, बेस। मॉडर्न पीरियड का बेस भी यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, यहीं से आया मॉडर्न पीरियड का बेस भी, और इसीलिए ये पीरियड क्या कहलाता है, रेनेसेंस विच मीन्स रीबर्थ, एज आई सेड विच मीन्स रीबर्थ। ओके, रेनेसेंस मीन्स रीबर्थ। सो इसीलिए ये पीरियड रेनेसेंस कहलाता है क्योंकि यहाँ पर क्या क्या हुआ, यस, यूरोपियन ने अननोन लैंड डिस्कवर किया, ऑलमोस्ट ओवरऑल सारे फील्ड्स में ही डेवलप हो गया, एडवांसमेंट आ गया। ओके, रिलीजियस रिफॉर्मेशन हुआ, इसीलिए ये क्या हुआ, रीबर्थ हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ हुई थी, हम वन बाय वन सब देखेंगे। सो इन दिस पीरियड द एंशिएंट ग्रीक रोमन ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी एक्सेट्रा वर रिवाइव्ड। रिवाइव्ड मतलब क्या होता है, रिवाइव मतलब कम बैक, वापस आ जाना। ओके, सो इस पीरियड में एंशिएंट स्टोन एज के टाइम का ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन वापस आया, ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी वापस आया। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ आई थी, हम लोग देखते हैं वो भी। सो हाउएवर रेनेसेंस इज नॉट ओनली द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट ट्रेडिशन, एज आई सेड कि और भी बहुत सारी चीज़ आई थी, वो भी हम देखेंगे। रेनेसेंस ऑल्सो सॉ ओवरऑल डेवलपमेंट इन मैनी फील्ड एंड इट प्रूव टू बी द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोमन एंड ग्रीक ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी ही वापस आया, रिवाइव्ड हुआ, नहीं, ओवरऑल सारे फील्ड्स में ही एडवांसमेंट आ गई थी। और इतनी एडवांसमेंट आ गई इसीलिए इसे क्या प्रूव हुआ, बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। इसीलिए इसे क्या नाम दिया हुआ कि ये नई पीरियड की शुरुआत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा हो रहा है। ओके, सो अब हम वो भी देख लेते हैं आगे का। सो 1.1 यूरोपियन क्रूसेड्स एंड इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। सो नाउ क्रूसेड्स मतलब क्या होता है, देखो किसी भी रिलीजन को लेकर फाइट होती है ना, जो वो किसी भी रिलीजन के बीच में हो तो वो क्रूसेड होता है। रिलीजियस फाइट को क्रूसेड्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपियन क्रूसेड एंड इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट। तो यूरोपियन का क्रूसेड्स एंड उसका क्या रिजल्ट आया था, अब हम वो देखने वाले हैं। ओके, सो जेरूसलम एंड बेथलेहम आर टू सिटीज़ विच आर कंसिडर्ड होली बाय द ज्यूइश, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। देखो जेरूसलम एंड बेथलेहम दो सिटीज़ हैं जो होली कंसिडर की जाती है, किसके द्वारा, ज्यूइश, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम के द्वारा। नाउ
ऐसा क्या है इधर जो इतनी होली मानी जाती है? जो हम सबको ही पता है, इतने तो हम हैं ही बड़े कि हमें पता हो कि अभी क्या चल रहा है। इन लोगों की बहुत फाइट हो रही है आपस में, बहुत वॉर्स हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ हुआ है। मतलब ये लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, जान भी ले सकते हैं, ये प्लेस बस खोना नहीं चाहते। ठीक है, क्यों, क्या है ऐसा, मैं बताती हूँ। देखो, जीविस के लिए ये प्लेस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जीविस के लिए सबसे होली, सबसे पवित्र और धार्मिक जगह जो है वो थी किंग डेविड का मंदिर। ओके, किंग डेविड का मंदिर उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा होली प्लेस थी किंग डेविड का मंदिर जीविश लोगों के लिए। और उसे रोमन एम्पायर्स ने तोड़ दिया। ठीक है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक दीवार बची है। ओके, उसका सिर्फ और सिर्फ एक वॉल बचा है जो कहाँ है, जेरूसलम में। ओके, इसीलिए ये लोग उसे खोना नहीं चाहते। उनको बहुत अफसोस है कि हम हमारी मंदिर नहीं बचा पाए, हमारे पास बस एक वॉल रह गई है और उसको वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। नाउ नेक्स्ट, ये जगह क्रिश्चियंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, हमने हमेशा देखा है जीसस क्राइस्ट को ऐसे क्रॉस पे हैंग करे, क्रूसीफाई किया गया था। तो क्रिश्चियंस का ऐसा मानना है कि जेरूसलम में क्रिश्चियंस का, ओके, अब हम क्रिश्चियंस की बात करें, जीविस का हम लोगों ने देख लिया है कि किंग डेविड का मंदिर था। नाउ क्रिश्चियंस के द्वारा ये प्लेस होली इसीलिए मानी जाती है क्योंकि उन लोगों का ऐसा बिलीव है कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई यानी कि क्रॉस पे हैंग जेरूसलम में ही किया गया था। ओके, जेरूसलम में किया गया था एंड जीसस क्राइस्ट की डेथ नहीं हुई है, वो वापस वहीं पे उन्होंने रीबर्थ, उनका पुनर्जन्म हुआ। ठीक है, सो वहीं पे क्रूसीफाई किया गया था एंड जीसस क्राइस्ट का वहीं पे क्या हुआ, रीबर्थ हुआ। ओके, नाउ लास्ट, मुस्लिम्स। ये प्लेस मुस्लिम्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज देखो, मुस्लिम्स का ऐसा मानना है कि प्रोफेट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वो वहाँ पर गए अपने घोड़े के साथ एंड उन्होंने एक पत्थर से जंप करके वो हेवन पहुँचे और हेवन में उन्होंने अल्लाह से बात की। ओके, एंड देन वो वहीं पे वापस आए और इतने मतलब वहाँ पे उनकी बात हुई अल्लाह से। इसीलिए ये प्लेस क्रिश्चियंस, जीविस और मुस्लिम्स, मैंने तीनों के स्पेसिफिक रीज़न बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है ना। आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, सो इसीलिए ये तीनों के अपने अपने रीजंस है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इन लोगों को ये प्लेस खोना नहीं है। ओके, तो नाउ these cities were under Islamic rule in the 11th century. Several wars were fought by the Christians in Europe in 11th centuries to regain hold on these cities. These wars are known as crusades. तो ये सिटीज़ जेरूसलम एंड बेथलेहम इस्लामिक रूल में था 11th सेंचुरी में। ओके, और बहुत से वॉर्स हुए, क्रिश्चियंस ने बहुत से वॉर्स लड़े ताकि ये रीगेन हो जाए। रीगेन मतलब उनके कंट्रोल में वापस से आ जाए। ठीक है, उनका जो भी स्पेसिफिक रीज़न था इसकी वजह से तो बहुत सारे वॉर्स हुए। ये देखो, सब अगेन मैं बताती हूँ, जेरूसलम एंड बेथलेहम इस्लामिक रूल में था अंडर 11th सेंचुरी और क्रिश्चियंस ने बहुत सारे वॉर्स फाइट किए ताकि ये उनके कंट्रोल में वापस आ जाए, उनका होल्ड वापस से जेरूसलम में आ जाए। और यही फाइट्स जो हो रही है क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड जीविस के बीच में, इसे क्या बोलते हैं, क्रूसेड्स। ओके, चलो ठीक है। चलो तो देखो, इतनी जो फाइट हो रही है तो इसे सपोर्ट कौन कर रहा है? किसी ना किसी का तो सपोर्ट चाहिए ना, है ना, मोटिवेशन चाहिए। कौन तो सपोर्ट कर रहा है, कौन इनको मतलब बोलते हैं ना एकदम मोटिवेट कर रहा है कि नहीं हमको चाहिए, हम लेके ही रहेंगे। तो हम पढ़ते हैं अब, ठीक है। So, the common people in Europe were highly inspired by the idea of being part of a wars. तो कॉमन पीपल जो थे यूरोप में, वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना एकदम स्पिरिचुअली एकदम कनेक्ट थे इससे, और उनको मतलब इसमें बनना ही था, इस वॉर का पार्ट। क्यों बनना था, क्या था ऐसा, उनको कोई तो बोल रहा था कि कुछ तो फ़ायदा होगा। कौन बोल रहा था, चलो देखते। विच वर फॉट फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन, Pope, the highest authority of Catholic Church had announced that those who fought in a crusade would be forgiven of their sins and would immediately go to the heaven. तो जो क्रिश्चियंस
थे यूरोप में, वो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, उनको इसका पार्ट, क्रूसेड का पार्ट बनना ही था। क्यों बनना था उनको ये पार्ट? क्योंकि द पोप, द हाईएस्ट अथॉरिटी, पोप कौन होते हैं? देखो जो कैथोलिक चर्च में जो एकदम हाई पोस्ट पे होते हैं ना, उन्हें पोप कहते हैं। तो पोप ने ये अनाउंस किया था कि जो भी क्रूसेड में फाइट करेगा, ओके, जो भी क्रूसेड क्या है? वॉर। तो जो भी वॉर का पार्ट बनेगा उसके सारे सिंस, सारे पाप धुल जाएंगे और वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? हेवन में। समझ आ रही है बात? पोप ने ऐसा कहा था कि जो भी क्रूसेड में फाइट करेगा उसके सारे सिंस मिट जाएंगे और वो डायरेक्टली बिना किसी, मतलब देखो हमें ऐसा बोलते हैं कि हमें ऊपर जाके जवाब देना है, हमें इसका गॉड को फेस करना है, ये करना है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं उसके साथ। जो भी इसमें फ़ाइट करेगा, जिसकी भी डेथ हो जाएगी, उसके सारे सिंस मिट जाएंगे और वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? हेवन में। ठीक है। सो this led spontaneous participation by common people in crusade. Besides, the social political circumstances in Europe were also among the causes of the beginning of these wars. तो स्पॉन्टेनियस मतलब कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जब उन लोगों ने, यूरोपियंस ने ये बात सुनी कि उसके सारे सिंस मिट जाएंगे और डायरेक्टली हेवन में चला जाएगा, तो खुद ब खुद सब के सब आ गए और इसका पार्टिसिपेट करने लगे। किसका? क्रूसेड में पार्टिसिपेट करने लगे, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था? हेवन में जाना था। ठीक है। तो ऐसे तो कॉमन पीपल ने पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन बिसाइड इसी के साथ साथ और भी रीजंस थे। ऐसा नहीं है कि क्रूसेड सिर्फ रिलीजियस की वजह से ही हुआ था, नहीं। इसके साथ साथ जो वहाँ का सोशल पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस था, ठीक है, सर्कमस्टेंस क्या होती है? सिचुएशन। तो जो पॉलिटिकल और सोशल सर्कमस्टेंस था, सिचुएशन थी यूरोप में, वो भी इसका कॉजेस था। किसका? वॉर्स का। ठीक है। तो चलो देखते हैं। रोमन एम्परर वर ट्राइंग टू ब्रिंग द रीजन ऑफ सीरिया एंड एशिया माइनर अंडर देयर रूल। तो रोमन एम्पायर्स जो थे वो ऐसा ट्राई कर रहे थे कि सीरिया एंड एशिया का जो रीजन है, माइनर, छोटा मगर बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो सीरिया और एशिया का जो भी माइनर रीजन्स है वो उनके रूल में आ जाए। ठीक है, उनका वहाँ पे राज चले। वो लोग ऐसा चाहते थे। कौन? रोमन एम्पायर। कॉमन पीपल का इससे कुछ लेना देना नहीं। वो लोग क्यों कर रहे थे? उनको कहाँ जाना है? हेवन में जाना है, इसलिए। लेकिन रोमन एम्पायर्स भी इसको सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए था? रीजन चाहिए था। रीजन क्या होता है? लैंड। ओके, सो उनको लैंड चाहिए था, इसलिए वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। नाउ रिच मर्चेंट्स इन वेनिसा एंड जेनेवा, द टू ट्रेडिंग सेंटर्स इन इटली वांटेड टू स्टैब्लिश देयर ट्रेड इन द सेंट्रल एशियन मार्केट प्लेसेस। देखो, रिच मर्चेंट्स कौन होते हैं? देखो, मर्चेंट्स ट्रेडर्स होते हैं जो लोग गुड्स सेल और बाय करते हैं। ठीक है, तो रिच मर्चेंट्स जो अमीर ट्रेडर्स थे वेनिसा एंड जेनेवा में, वो लोग चाहते थे कि इटली के सेंटर में, ओके, इटली के सेंटर में भी उनका ट्रेड शुरू हो जाए। अब वहाँ पे मतलब शुरू हो जाएगा तो उनका बिजनेस और बढ़ेगा। ठीक है, उनका ट्रेड और बढ़ेगा, तो इसीलिए वो चाहते थे कि सेंट्रल एशियन मार्केट में भी उनका बिजनेस शुरू हो जाए। वो ऐसा चाहते थे, इसीलिए वो सपोर्ट करते हैं। देखो, नाउ अगेन 3 लोगों की बता रही। कॉमन पीपल क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि उनको कहाँ जाना है? हेवन में जाना है। रोमन एम्पायर्स क्यों कर रहे थे सपोर्ट? अपने फ़ायदे के लिए। किस फ़ायदे के लिए? क्योंकि उनको रीजन चाहिए था। और रिच मर्चेंट्स क्यों कर रहे थे सपोर्ट? क्योंकि उनको अपना ट्रेड चालू करना था। किधर चालू करना था? सेंट्रल एशियन मार्केट प्लेसेस में उनको ट्रेड शुरू करना था, इसलिए सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, Thus, the Crusades were supported by the rulers and rich traders in their own interest. So, as I said कि सबका अपना अपना इंटरेस्ट था। कॉमन पीपल कुछ और चाह रहे हैं बेचारे। देखो, फंसता कॉमन पीपल ये बेचारा। तो कॉमन पीपल कुछ और चाह रहे हैं, रोमन एम्पायर्स कुछ और चाह रहे हैं, रिच मर्चेंट्स कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन सब लोग क्या चाह रहे हैं? कि क्रूसेड्स जीते। ठीक है, सब लोग क्या कर रहे हैं? क्रूसेड्स को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? अपने अपने ओन इंटरेस्ट के लिए। ओके, चलो। First crusade started in 1096 CE. While giving a call for the second crusade, Pope Eugenius III sought help from the French King Louis VII and the German King Conrad III. तो देखो, ये लाइन आप लोग याद रखो कि फर्स्ट क्रूसेड्स कब शुरू हो गया था?
1096 CE में, ठीक है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप लोग याद रखो। नाउ देखो, जब पोप यूजीनियस थर्ड सेकेंड क्रूसेड के लिए कॉल दे रहे थे तो उन्होंने उसी के साथ साथ किससे मदद ली? फ्रेंच किंग लुइस सेवन से। देखो, पोप यूजीनियस थर्ड ने किससे हेल्प ली थी? फ्रेंच किंग लुइस सेवन से एंड जर्मन किंग कॉनरेड 3 से। ओके, सो अल्टीमेटली द क्रूसेड्स वर डिफीटेड बाय द तुर्क्स इन 1187 CE. Saladin, the Sultan of Egypt, defeated the Crusades by conquering Jerusalem. तो देखो, अंत में इतना तो सब किया कि पोप ने इतना लोगों को भी इनकरेज किया, किंग से भी हेल्प ली, लेकिन अल्टीमेटली जीता कौन? तुर्क्स। ओके, कैसे? सलादीन द सुल्तान ऑफ इजिप्ट, उसने कॉन्क्यर कर लिया था, ठीक है, अपना पूरा कंट्रोल जेरूसलम पे कर लिया था, ठीक है। किसने? सलादीन द सुल्तान ऑफ इजिप्ट ने। सो हाउएवर द क्रूसेड डिड नॉट स्टॉप आफ्टर दैट. इन द कोर्स ऑफ टाइम टोटल 9 क्रूसेड्स वर लॉन्च. देखो, ऐसा तो हो गया कि तुर्क्स जीत गए, सलादीन द सुल्तान ऑफ इजिप्ट ने कॉन्क्यर भी कर लिया जेरूसलम, लेकिन फिर भी यूरोपियंस हार नहीं माने. टोटल कितने? यस, कितने हुए क्रूसेड्स? टोटल 9 क्रूसेड्स वर लॉन्च, ठीक है। टोटल 9 क्रूसेड्स हुए थे, ये भी याद रखो, आपको पूछा जा सकता है. ओके, सो डिस्पाइट द क्रूसेड जेरूसलम एंड द रीजन अराउंड द इट रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ इस्लाम. ओके, सो इस्लामिक कौन होते हैं? मुस्लिम्स. तो इसके साथ साथ जेरूसलम एंड उसके साथ ही साथ रीजन्स, उसके आजू बाजू का जो भी रीजन्स था वो किसके अंडर में रहा? यस, इस्लामिक रूल के अंडर में, मुस्लिम्स के कंट्रोल में रहा. कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द क्रूसेड्स. तो देखो, हम लोगों ने ऊपर पढ़े कि पोप ने सब लोगों को इनकरेज करे थे, उन लोग खुद ब खुद पार्टिसिपेट करने लगे थे, उनकी बात सुन के, उनकी स्पीचेस सुन के, और पोप ने किंग वगैरह सबसे भी हेल्प लिया था. लेकिन इसके बाद भी कौन जीता क्रूसेड्स? क्रिश्चियंस जीत पाए क्या? नहीं. कौन जीता? तुर्क्स जीते. क्यों? इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं जीत पाए? चलो अभी देखते हैं हम लोग. द फेलियर ऑफ द क्रिश्चियंस क्रूसेड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एटीट्यूड ऑफ द पोप एंड द यूरोपियन रूलर्स. देखो, एट्रीब्यूटेड क्या होता है? एट्रीब्यूटेड मतलब होता है कि रीज़न. तो क्रिश्चियंस का क्रूसेड ना जीतने का रीज़न हम ये बोल सकते हैं कि पोप का जो एटीट्यूड और यूरोपियन रूलर्स, इन लोगों की वजह से क्रिश्चियंस क्रूसेड नहीं जीत पाए, क्योंकि इन लोगों ने ये इनिशिएटिव क्यों किया था? इनिशिएट यानी कि शुरू ही क्यों किया था? उन लोगों के ओन वेस्टेड इंटरेस्ट. अब ओन वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि सीक्रेटली खुद के फ़ायदे के लिए. लेकिन लोगों को क्या दिखा रहे थे कि नहीं, हमको तो चाहिए XYZ जो भी रीज़न हो, उन लोग बोल रहे थे. लेकिन उन लोग किस लिए कर रहे थे? खुद के इंडिविजुअल, अपने खुद के लिए कर रहे थे कि हमारा कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए इधर से. बिसाइड द अदर फैक्ट्स लाइक कॉमन पीपल लूजिंग फेथ. तो देखो, ये लोग का तो अपना ओन वेस्टेड इंटरेस्ट था, लेकिन इसी के साथ साथ ना कॉमन पीपल पहले से ही, मतलब उन लोगों ने एकदम लूज हो गया था उनका फेथ कि नहीं, अब हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई थी कि इन लोग अपने पोप अपने इंडिविजुअली अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं. समझ आ रही है बात? रिफ्ट बिटवीन द पोप एंड द यूरोपियन रूलर्स. रिफ्ट यानी कि दरार. किसके बीच दरार आ गई? यूरोपियन रूलर्स एंड पोप के बीच में दरार आ गई. डिस्प्यूट डिस्प्यूट बिटवीन द पोप ऑफ एंड द जर्मन एम्परर्स. डिस्प्यूट यानी कि आर्ग्यूमेंट. तो देखो, पोप का यहाँ भी दरार आ रही है यूरोपियन किंग्स से भी, और यहाँ पे भी इनका आर्ग्यूमेंट चल रहा है. किससे? जर्मन किंग से. क्यों आर्ग्यूमेंट चल रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कहीं मुझसे ज़्यादा इसका ना फ़ायदा हो जाए, इसीलिए इन लोगों का आपस में एकदम कंपटीशन अलग है, एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं. समझ आ रही है बात? सिर्फ अपना सोच रहे हैं. नॉन कॉपरेशन बाय द एम्पायर ऑफ बाइजेंटियम आल्सो कॉज द फेलियर ऑफ द क्रूसेड. तो देखो, बाइजेंटियम एम्पायर वाले ने क्रिश्चियंस का क्रूसेड में साथ नहीं दिया पोप का, तो ये भी एक रीज़न है कि क्रिश्चियंस नहीं जीत पाए क्रूसेड. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रूसेड्स. सो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है? रिजल्ट. ओके, सो क्रूसेड्स का रिजल्ट क्या क्या था? सम हिस्टोरियंस फील्स दैट द क्रूसेड्स लेड टू द एंड ऑफ द फ्यूडरलिज्म इन यूरोप. तो कुछ हिस्टोरियंस को ऐसा लगा कि क्रूसेड की वजह से ही फ्यूडरलिज्म क्या होता है? देखो, जो कॉमन पीपल होते हैं वो उनके रूलर, उनको जो भी रूल करता है उसके लिए वर्क करते हैं, उसके लिए काम करते हैं और फाइट करते हैं. ओके, मतलब वॉर का पार्ट बनते हैं, उसके लिए फ़ाइट करते हैं और बदले में वो उनको प्रोटेक्ट करता है. रूलर कॉमन पीपल को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें लैंड देता है. तो कुछ हिस्टोरियंस को ऐसा लगा कि क्रूसेड की वजह से ही फ्यूडरलिज्म का यूरोप में एंड हुआ.
एंड द फेथ इन पोप बिगेन टू डिक्लाइन, और पोप का फेथ एकदम डिक्लाइन हो गया कि हम लोग कभी जीत पाएंगे, या मेरी मतलब बोलते हैं ना कि मेरी कोई सुनेगा आप, या इसका कोई और पार्ट बनेगा। पोप का फेथ एकदम डिक्लाइन हो गया कि नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला। The contact with the regions in Central Asia led to the increased trade, and the new avenues were opened for the city in Italy and Germany. तो देखो, जब क्रूसेड्स हो रहा था तो यूरोपियंस का कांटेक्ट बहुत सारे रीजन्स के लोगों से हुआ, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया से भी उनका कांटेक्ट हुआ और उन्होंने अपना ट्रेड वहाँ पर भी चालू कर दिया, जिसकी वजह से उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है। बहुत उनका ट्रेड बढ़ गया था सेंट्रल एशिया के रीजन्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे भी अपना ट्रेड शुरू कर दिया था। न्यू एवेन्यूज वर ओपन फॉर द सिटी इन इटली एंड जर्मनी, इट सॉ द राइज ऑफ न्यू क्लास ऑफ ट्रेड्स। तो न्यू एवेन्यूज मतलब कि न्यू सारी चीज़ें मिलने लगी वहाँ पर, सारे रास्ते खुल गए उन लोगों के, और एक न्यू क्लास का ट्रेडर्स का राइज हुआ, ठीक है। द यूरोपियन वेरफेयर वेंट थ्रू मैनी चेंजेस। तो यूरोपियन का वेरफेयर यानी कि जो मेथड्स थे वॉर फाइट करने के, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। क्या चेंजेस आ गए? यूरोपियन नेशंस एक्वायर एक्सपर्टाइज इन बिल्डिंग फोर्ट्स। तो यूरोपियंस ने जो अपना फोर्ट्स जो मैनेज किया था, फोर्ट्स सारे मैनेज किए थे उन्होंने एकदम एक्सपर्ट्स जैसे कि मैनेजिंग द फोर्ट्स एज मिलिट्री आउटपोस्ट। आउटपोस्ट क्या होता है? देखो, बॉर्डर के पास से, अपने कंट्री के बॉर्डर के पास से दूसरी कंट्रीज़ पे नज़र रखना सीक्रेटली, हाँ, किसी को बता कर नहीं, एकदम सीक्रेटली कि कौन अटैक करने वाला है, एंड देन उसके लिए प्रिपेयर रहना, ओके। सो फोर्ट्स को उन्होंने आउटपोस्ट के लिए भी यूज़ किया था, बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर मूविंग द आर्मी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, एंड डिस्ट्रैक्शन ऑफ द एनिमी रूट्स। एनिमी रूट्स के लिए भी उन्होंने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बनाए थे ताकि और उसको डिफ़िकल्टी हो, मतलब एक मुसीबत हो उनको। सो यूरोपियन किंग्स लिव्ड न्यू टैक्सेस विच वर डायरेक्टली एडेड टू द रॉयल ट्रेजरी। तो यूरोपियन किंग्स ने एक ऐसा न्यू टैक्सेस लगा दिया जो डायरेक्टली उनके पास ही जाता था, एंड देन वो उसको यूज़ करके अपने मिलिट्री फोर्स स्ट्रॉन्ग करते थे, सारे उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे। यूरोपियन वर इंट्रोड्यूस टू न्यूअर टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देखो, जब मैंने बताया जैसे क्रूसेड चल रहा था तो उन लोगों ने बहुत लोग से मिले, तो वो उनसे इंस्पायर होके बहुत सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस भी हुए, जैसे कि प्लांट्स से फ्रूट्स, परफ्यूम्स, डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, ओके। सबका स्टाइल देखा उन्होंने, उसे पसंद आया तो उसे उन्होंने अपनाया, ओके। शुगर, सिल्क एंड कॉटन, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, मेडिकल हर्ब्स एंड सो ऑन। सो ड्यूरिंग द प्रोनोलॉजिकल टाइम्स ऑफ क्रूसेड, प्रोनोलॉजिकल क्या होता है कि बहुत जो लॉन्ग टाइम चल रहा था क्रूसेड्स का, उस समय यूरोपियंस कम इन कॉन्टेक्ट विद द अरब्स एंड गॉट इंट्रोड्यूस टू सेवरल न्यू सब्जेक्ट। तो जब क्रूसेड्स चल रहा था तो यूरोपियंस का कॉन्टेक्ट अरब वालों से भी हुआ, और उन लोगों ने, और वो लोग इंट्रोड्यूस हुए न्यू सेवरल सब्जेक्ट से। कौन कौन से? यूरोपियन, एंड देन उसमें से उन्होंने कोई से सब्जेक्ट अडॉप्ट भी किया अपने खुद के लिए। कौन से थे वो? यूरोपियंस अडॉप्टेड मैनी अरेबिक वर्ड्स यूज इन एल्केमी। एल्केमी क्या होता है? देखो, जो चेंज करते हैं ना हम, देखो मेटल को गोल्ड में, वो प्रोसेस जो होता है ना वो एल्केमी होता है, ठीक है। जो मेटल को चेंज करता है वो एल्केमिस्ट होता है गोल्ड में। सो म्यूज़िक एंड कॉमर्स, ये सारी चीज़ें से इंट्रोड्यूस हुए यूरोपियंस। 1.2 रेनेसांस पीरियड इन यूरोप। The European Renaissance began in the 14th century CE and reached its zenith in the 15th-16th century CE. सो रेनेसेंस पीरियड यूरोप में शुरू कब हुआ था? 14th सेंचुरी में, ओके। और रीच इट ज़ेंट वी कैन से ऑन इट्स पीक पॉइंट। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से अपने बेस्ट स्टेज पे पहुंच गया था। देखो, रेनेसेंस पीरियड शुरू कब हुआ था? 14th सेंचुरी में, और बेस्ट स्टेज पे पहुंच गया था 15th एंड 16th सेंचुरी में, ओके। These 3 centuries proved to be the fundamental stage of a culture based on rationalism and science. तो these 3 कौन से? 14th सेंचुरी, 15th एंड 16th सेंचुरी फंडामेंटल स्टेज प्रूव हुई, जहाँ पर लोग रैशनलिज्म मतलब लॉजिक और सेंसिबल होके ही
कोई भी चीज़, कोई भी कल्चर उसे फॉलो करते थे, ऐसे नहीं कि कुछ भी करते जाते थे। जो चीज़ लॉजिकल है, सेंसिबल है, साइंस से उसका कुछ लेना देना है तो ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओके, दिस पीरियड गिव अ न्यू डायरेक्शन टू ह्यूमन इंटेलेक्ट, जीनियस, द वे ऑफ लाइफ। तो ये रेनेसेंस आया तो लोगों को एकदम नज़रिया बदल गया, उनका जीने का लाइफस्टाइल जो था वो एकदम ही बदल गया। वो लोग लॉजिकल चीज़ें करते थे, सेंसिबल करते थे, ठीक है, रैशनल करते थे। ओके, ऐसे कुछ भी नहीं फॉलो करते थे। लेकिन पहले क्या करते थे, कुछ भी फॉलो करते थे, लेकिन रेनेसेंस आया तो क्या करने लगे, लॉजिकल चीज़ फॉलो करने लगे। People got more interested in unfolding the mysteries of the universe by adopting scientific approach। तो देखो, अपना अनफोल्डिंग मतलब क्या होता है, अनफोल्डिंग मतलब कि जानने में, लोगों को और जानने में इंटरेस्ट आ गया कि मतलब किसके पीछे क्या रीज़न है। पहले क्या होता था, पहले कुछ भी हो रहा तो बोलते थे नहीं गॉड ने चाहा तो हो गया, लेकिन अब उन लोग साइंटिफिक अप्रोच, इससे अपना हर चीज़ रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि साइंस से इसके पीछे क्या रीज़न है, किसका क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है। मैनी पीपल बिगन टू राइट पोएट्री, ड्रामा एंड फिक्शन, अ फील्ड दैट रिमेन अनटच सो फार। तो बहुत से लोगों ने पोएट्री, ड्रामा एंड फिक्शन लिखना शुरू कर दिया जो बहुत टाइम से किसी ने टच भी नहीं किया था, एंड अब उसमें लोगों ने इंटरेस्ट दिखाने शुरू कर दिया। नॉवेल एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड इन द फील्ड ऑफ साइंस। देखो नॉवेल एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट की नॉवेल होती है। फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा लिखेगा कि सैटरडे की मॉर्निंग में सुबह उठा एंड मैंने अल्कोहल में दिस एंड दैट केमिकल मिलाया एंड देन उसका क्या रिएक्शन हुआ, वो अपना एक्सपेरिमेंट लिखेगा, ठीक है। तो वो भी साइंस के फील्ड में कंडक्ट होने लगे। इन द प्री रेनेसेंस times, the thought about the existence of the universe revolve around the concept of God. Now humans form the center of the thought। तो रेनेसेंस से पहले, प्री रेनेसेंस टाइम में हर चीज़ जो भी होती थी ना वो बस गॉड से ही रिलेट किया जाता था। मतलब पेंटिंग बनाए तो गॉड का, स्कल्पचर बनाए तो गॉड का, हर चीज़ ओनली गॉड। लेकिन अब सेंटर ऑफ द थॉट, मतलब लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि क्यों हर चीज़ गॉड सेंटरिक मतलब कि क्यों हर चीज़ को गॉड को ही बीच में लाके करना है। ह्यूमन के भी कुछ इमोशन का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन का भी कुछ होना चाहिए, उनके इमोशंस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ओके, एंड दिस वे ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। ओके, द यूरोपियन रूलर्स ऑफ रेनेसांस पीरियड encourage adventure seafarers to explore distant land। तो यूरोपियन रूलर्स जो थे उन्होंने सीफेरर्स कौन होते हैं, जो रेगुलरली सी में ट्रैवल करते हैं, उन्हें कहा कि जाओ और दूसरी जो नई नई लैंड्स है उसको एक्सप्लोर करो। और वो सीफेरर्स वहाँ गए और वहाँ से उन लोगों ने अपने साथ साथ इन्फॉर्मेशंस लाई। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, अबाउट प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ट्रीज, अननोन स्पाइसेस ऑफ एनिमल, वेपनरी एक्सेट्रा। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने वो डिस्टेंस लेंथ से एक्सप्लोर किया एंड देन उन लोगों ने ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको ला के दी कि ऐसा ऐसा है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस है, डिफरेंट टाइप ऑफ दैट वहाँ पे एग्जिस्ट है। सो एज आई सेड फ्रॉम द डिस्टेंस लेंथ दे विजिटेड, उन लोगों ने सारे इन्फॉर्मेशन लाई जहाँ जहाँ उन लोगों ने विजिट किया था। In 1543 CE, Nicholas Copernicus told the world the center of our planetary system is the sun and not the earth। तो देखो पहले लोगों को क्या लगता था कि जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम है उसका जो सेंटर है वो अर्थ है एंड अदर जो प्लैनेट्स है वो उसके आगे पीछे रिवॉल्व करते। लेकिन इन 1543 CE में निकोलस कॉपर ने वर्ल्ड को बताया कि नहीं, जो प्लानिटरी सिस्टम है उसका सेंटर क्या है, सन है और उसके पास दूसरे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, पहले लगता था कि सेंटर क्या है, अर्थ है, बट नो, सेंटर क्या है, सन है। ओके, in 1609 Galileo prepared a more sophisticated telescope which enable further research in the field of astronomy। देखो मोर सोफिस्टिकेटेड यानी कि मोर एडवांस। इन 1609 में गैलीलियो ने मोर एडवांस टेलीस्कोप बनाया जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ, एनेबल मीन्स कि पॉसिबल हुआ साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में और रिसर्च होना, ठीक है, आगे तक का जितनी रिसर्च चाहिए उससे ही होती थी।
The theories proposed by Copernicus and Kepler could be supported by empirical observation made possible by Galileo's telescope. This facilitated research in the field of physical science. तो देखो proposed मतलब कि जो थियोरीज कॉपरनिकस एंड केपलर ने सजेस्ट किया था उसको एम्पेरिकल साइंस का सपोर्ट मिल पाया. एम्पेरिकल साइंस मतलब कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के थ्रू उसको जाना गया, देखा गया. क्योंकि देखो कोई भी किस चीज़ पे बिलीव करता जो उसने देखा हो अपने आंखों से, ठीक है. तो इसीलिए उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, बताया गया, और टेलीस्कोप की वजह से ही द फैसिलिटेटेड रिसर्च इन दी दिस फैसिलिटेटेड रिसर्च इन दी फील्ड ऑफ फिजिकल साइंस. ठीक है, टेलीस्कोप की वजह से बहुत एडवांसमेंट्स आई थी. यहाँ पर देखो हमें टेलीस्कोप का पिक्चर भी दिया गया है, देखो अच्छा दिख रहा है ना. ओके, चलो अभी नीचे पढ़ते हैं हम लोग. The invention of gunpowder and printing brought about fundamental changes in the techniques of warfare and dissemination of knowledge. तो देखो गन पाउडर क्या होता है, बारूद. ओके, सो बारूद का, गन पाउडर का इन्वेंशन एंड प्रिंटिंग का इन्वेंशन एक फंडामेंटल चेंजेस लाया. देखो वॉरफेयर, जो भी फाइटिंग के मेथड्स होते थे, वॉर फाइटिंग के मेथड्स, उसमें हर चीज़ में गन पाउडर का यूज़ किया जाता था. और एकदम ही चेंज हो गया वॉरफेयर की टेक्निक्स. जो भी थी पहले जो भी होता था उसको रिप्लेस कर दिया गया. उसकी जगह पे क्या यूज़ किया जाता था, गन पाउडर किसी भी वेपन के लिए. ओके, एंड प्रिंटिंग भी चेंजेस लाया एक फंडामेंटल. कैसे, क्योंकि देखो बुक्स प्रिंट होने लगी, सब बुक्स को लेने लगे, पढ़ने लगे, नॉलेज स्प्रेड होने लगा. डिसेमिनेशन मतलब होता है कि स्प्रेड. तो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से भी बहुत नॉलेज स्प्रेड होने लगा क्विकली, एकदम से. द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी वॉज स्टार्टेड इन 1440 बाय Johannes Gutenberg. Okay, the first printing press in Italy started in 1451. तो देखो जर्मनी में 1440 पे स्टार्ट हुई थी, बनी थी. ओके, एंड किसने बनाया था, यस, जॉनेस ग्यूटेनबर्ग ने. एंड इटली में 1451 में. द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग हैज़ बीन एन आउटस्टैंडिंग गिफ्ट ऑफ आवर रेनेसेंस पीरियड. तो जैसे कि मैंने बताया कि बुक्स प्रिंट होने लगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में, वो सारी बुक्स जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो उस फील्ड की बुक लेता था, और ऐसी बहुत ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड होने लगा. न्यू एवेन्यूज ओपन टू एक्सटेंड वेरिएड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ कॉमन पीपल. अ नंबर ऑफ मॉडर्न यूनिवर्सिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूरोप इन द 18th सेंचुरी. तो देखो लोगों को अब इंटरेस्ट आ गया था कि नहीं, अब हमको पढ़ना है बुक, तो इसीलिए नॉलेज ताकि कॉमन पीपल तक ईजिली पहुंच सके, इसीलिए बहुत सारी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ भी एग्जिस्टेंस में आई थी इन 18th सेंचुरी में. यानी कि बहुत सारी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हुई थी. ठीक है, द सिलेबी इन दिस यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स लाइक, देखो सिलेबी क्या होता है, सिलेबस का प्लूरल फॉर्म. ठीक है, सिलेबस का प्लूरल फॉर्म है सिलेबी. तो ये सारे सिलेबस आए थे उन लोगों के यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि इसे लोग पढ़ के और नॉलेज पा सके और आगे भी स्प्रेड कर सके. कौन कौन से, यस, द इपिक्स, इलाइड एंड ओडिसी रिटन बाय ह्यूमर, ग्रीक ड्रामा, स्पीचेस ऑफ ग्रेट, ये मुझे दिख रहा नहीं है क्या, ओरेटर्स, लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर, इथिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एक्सेट्रा. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पीपल बिगेन टू थिंक फ्रीली. तो एग्जिस्टेंस में आई यूनिवर्सिटीज़, पीपल ने वहाँ पर अच्छे से एजुकेशन ली, उनको नॉलेज मिला, और वो लोग अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गॉड से रिलेट करके सोचते थे, नहीं, फ्रीली सोचने लगे. ठीक है, जो उनको लॉजिकल लगता था वही वो फॉलो करते थे. Roman Church. In the pre-Renaissance period, the Roman Church not only controlled the religious life of people but also controlled the individual life of people. तो देखो जब pre-Renaissance था तो रोमन चर्च सिर्फ रिलीजियस लाइफ नहीं बल्कि हर एक पर्सन की जो इंडिविजुअल उसकी प्राइवेट लाइफ है, जैसे कि क्या खाना है, किससे शादी करनी है, क्या पहनना है, कब उठना है, ये कौन डिसाइड करता था, रोमन चर्च वाले. ठीक है, उनको अपने कुछ अधिकार नहीं था अपनी ज़िंदगी खुद से जीने का. सब कौन बताता था, सब किसके रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, रोमन चर्च के. इट एक्सप्लॉइटेड कॉमन पीपल बाय इशूइंग मैंडेट्स फॉर पेमेंट ऑफ फीस. देखो एक्सप्लॉइटेड मतलब क्या होता है कि किसी को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना. तो रोमन चर्च वाले ने जो कॉमन पीपल थे उन लोगों को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ किया. कैसे यूज़ किया कि जो मैंडेट्स थे, मैंडेट्स कौन होते, ग्रुप लीडर्स जो होते हैं, उनको बोल दिया गया कि कॉमन पीपल को, उन लोगों को जो मैंडेट्स है उनको फ़ीस पे करनी पड़ेगी. क्यों फ़ीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उन लोगों को गाइड करते हैं, है ना.
एक तो देखो बेचारे कॉमन पीपल इससे खुश नहीं कि उन लोग बताए रोमन चर्च वाले कि क्या पहनना है, क्या करना है, किससे शादी करनी है, इससे खुश नहीं, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है उनको कि नहीं तुमको ये गाइडेंस दे रहे हैं हम, तो तुमको इसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। क्यों? ताकि उन लोगों के पैसा उन लोग लूट सके, अपने पास इकट्ठे कर सके। ओके, लालच, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड। It also put restriction on free thinking and its circulation. Anyone who dare to interpret Bible differently from the conventional interpretation propagated by the Catholic Church was sentenced to death. तो देखो जैसे जो कैथोलिक चर्च में पढ़ाया जा रहा था ना, वैसे ही पढ़ना है सबको, मतलब अपना कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी, जो बोला जा रहा है बस सुनते जाओ। और जो भी ऐसे डेयर करता था, हिम्मत करता था कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा है, ये गलत है, मतलब अगर उन लोग कुछ गलत बता रहे हैं तो उसे क्या बोल दिया जाता था कि नहीं तुम गलत हो, तुमने इसमें बाधा डालने की कोशिश की, और उसको पनिशमेंट दे देते। क्या पनिशमेंट? सेंटेंस टू डेथ, यानी कि डायरेक्टली क्या ऑर्डर दे दिया जाता था कि इसको किल कर दो। The humanism philosophy of Renaissance was instrumental in making a ground for resistance against the overpowering Catholic Church. तो देखो जो ह्यूमैनिज्म फिलोसॉफी थी उसकी वजह से लोगों ने उसकी हेल्प लेकर एक पावर उनको मिली उससे, फिलोसॉफी से, एंड वो लोग इतने प्रिपेयर्ड हो सके कि वो रेसिस्टेंस यानी कि फाइट बैक कर सके अगेंस्ट ओवर पावरिंग, जो ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पावर दिखा रहे थे कैथोलिक चर्च वाले, उसके खिलाफ वो लोग लड़ सके। Modern scientific began their search for reality by strictly using the scientific method which emphasis on empirical experiments. तो साइंटिस्ट ने एक अपना वे ढूंढ लिए थे कि नहीं हमको सब साइंटिफिक अप्रोच से ही करना है और एक्सपेरिमेंट से ही उसको टेस्ट करना है। दिस वेरी अप्रोच लेड टू द ऑनसेट ऑफ मॉडर्न एज ऑफ साइंस। तो ऑनसेट यानी कि यहीं से जब साइंटिस्ट ने डिसाइड कर लिया कि हमको सब चीज़ एक्सपेरिमेंट करना है और साइंटिफिक अप्रोच से ही करना है, तो यहीं से मॉडर्न एज ऑफ साइंस की शुरुआत हो गई। लर्निंग मैथमेटिक्स, साइंस एंड आर्ट्स गेन इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग ए रिनाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल द वर्क ऑफ लियोरेंडो दा विंसी। तो क्या पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने? यस, क्या चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई? मैथमेटिक्स, साइंस एंड आर्ट्स की। ओके, एंड लियोरेंडो दा विंसी ये कौन है? इन्होंने ही मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। ओके, बहुत अमेजिंग पेंटिंग है वो। आर्ट्स ड्यूरिंग रेनेसेंस द साइंटिफिक अप्रोच इन्फ्लुएंस द फील्ड ऑफ आर्ट्स एज वेल। तो इन्फ्लुएंस यानी कि चेंज। तो जब रेनेसेंस पीरियड चल रहा था तो साइंटिफिक अप्रोच ने आर्ट को भी चेंज किया था। ओके, in this period alchemy began to separate from its mystical root and later transform into the scientific discipline of chemistry. तो देखो जो एल्केमी था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेटल को गोल्ड में चेंज करने का प्रोसीजर। ओके, तो इस मिस्टेरिकल रूट सेपरेट हो गया मिस्टेरिकल रूट से। मिस्टेरिकल रूट मतलब क्या कि रिलीजियसली, मतलब कि ओह माय गॉड मैजिक, ये तो मैजिक है कि ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। नहीं, अब ऐसा नहीं था, ये सब पहले होता था, लेकिन अब लोगों ने केमिस्ट्री जानना शुरू कर दिया कि अच्छा इसके पीछे ये रीज़न है, ऐसे ये होता है, इसको इतना मेल्ट करेंगे तो ऐसे होगा। ऐसे लोगों को ये बात समझ में आ गई। द एडवांसमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री एक्सपेंडेड द नॉलेज ऑफ द सोर्स ऑफ मेटल एंड एलिमेंट्स। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़े उन लोगों को सोर्सेस की नॉलेज होने लगी, मेटल्स एंड एलिमेंट्स सारे की। ओके, सिग्निफिकेंट चेंज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। एक बहुत सिग्निफिकेंट मतलब कि बहुत ही ह्यूज चेंजेस आया पेंटिंग के फील्ड में। ओके, ऑयल पेंटिंग एंड बोर्ड पेंटेड बाय यूजिंग ऑयल पेंट्स वर मेड। द साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर मेड इट पॉसिबल टू पेंट द नेचुरल सीन्स विद मिनट डिटेल्स। तो देखो जो साइंटिफिकली हर चीज़ को ऑब्जर्व किया गया था, चाहे वो नेचर हो या कुछ भी हो, इसी की वजह से पॉसिबल हुआ कि हर चीज़ की पेंटिंग एकदम बारीक, मतलब मिनट डिटेल यानी कि एकदम स्मॉलेस्ट डिटेल से लेके छोटी से बड़ी तक की सारी डिटेल उसमें होती थी पेंटिंग में, क्योंकि इतने अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया गया था नेचर को साइंटिफिक मेथड के थ्रू। विद द सेम मेथड डिटेल्ड डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंटरनल ऑर्गन कुड बी ड्रॉन। द वर्क ऑफ लियोनार्डो दा विंसी एंड माइकलएंजेलो इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इन दिस रिगार्ड। सो देखो जैसे नेचुरल सीन्स पहले साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया गया, एकदम मिनट डिटेल, एकदम स्मॉलेस्ट डिटेल्स को भी ऑब्जर्व किया गया एंड देन उसको बनाया गया। वैसे ही सेम ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन के इंटरनल ऑर्गन को भी पहले साइंटिफिकली बहुत ही
बारीकी से ऑब्जर्व किया गया एंड देन उसको भी पेंट किया गया। ओके और देखो जैसे कि यहाँ पे नाम दिया हुआ द वर्क ऑफ लियोनार्डो दा विंसी, इन्होंने मैंने पहले ही बताया कि मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है। एंड ये जो है माइकल एंजिलो इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट इन दिस फिगर। माइकल एंजिलो ने देखो द क्रिएशन ऑफ आदम, आप गूगल पे देखो द क्रिएशन ऑफ आदम, इन्होंने ये वाली पेंटिंग बनाई, वो भी बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ओके इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, इन दोनों का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और ऐसा नहीं है इग्नोर कर ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है। ओके 1.3 Development of Science. It is said that the European natural scientists of 17th century laid the foundation of modern science. तो देखो ऐसा कहा जाता है कि 17th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे, नेचुरल साइंटिस्ट, उन्होंने ही ये जो पूरा मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट है उनकी वजह से ही आया, उन्होंने ही लाया। The scientists of the 17th century put emphasis on the following things. तो जो 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे उन लोगों ने इम्पोर्टेंस दिया, एम्फेसिस मतलब कि इम्पोर्टेंस दिया फॉलोइंग थिंग्स। अभी हम लोग देखते हैं किस किस चीज़ों पे उन लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया। टू प्रूव दैट द साइंटिफिक प्रिंसिपल स्टैब्लिश बाय एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट्स आर ट्रू डिस्पाइट टाइम एंड स्पेस। तो उन लोगों ने इस चीज़ पे इंपॉर्टेंस दिया कि जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाया गया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये लोगों को प्रूव करना है कि ये क्या है, ट्रू है, इंक्लूडिंग टाइम एंड स्पेस। ठीक है, टाइम और स्पेस को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे ट्रू है। और उन लोगों ने किस चीज़ पे फोकस किया, टू कन्वर्ट द इमर्जेंट साइंटिफिक रूल्स इनटू साइंटिफिक फार्मूला, जो भी साइंटिफिक रूल है उसको साइंटिफिक फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए। टू क्रिएट अ न्यू साइंटिफिक पैरेलेंस एंड सो ऑन। पैरेलेंस क्या होता है, न्यू साइंटिफिक मेथड्स। ओके टू क्रिएट अ न्यू साइंटिफिक मेथड, और ऐसी सारी चीज़ों पे उन लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया। दीज एफर्ट्स हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। तो उन लोगों के ये एफर्ट की वजह से साइंस का इतना प्रोग्रेस हुआ। इंस्टीट्यूशन डिवोटेड टू दी कॉज ऑफ साइंस। डिवोटेड मतलब क्या होता है, डिवोटेड यानी कि लविंग समथिंग। लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो लव कर रहे थे फॉर द कॉजेज ऑफ साइंस। ओके ऐसी कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, चलो अभी देखते हैं। इन यूरोप सम ऑर्गेनाइजेशन वर स्टैब्लिश फॉर रिसर्च इन साइंस। तो यूरोप में कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी साइंस का रिसर्च करने के लिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश साइंटिफिक जर्नल्स। और देखो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या पब्लिश करती थी, साइंटिफिक जर्नल्स विच इंक्लूडेड रिसर्च आर्टिकल रिटन बाय साइंटिस्ट। ठीक है, जो साइंटिस्ट लिखते थे वो जर्नल्स पब्लिश होती थी। करस्पॉन्डेंस बिटवीन देम एज ऑल्सो क्लियरिंग डाउट्स एंड एक्सचेंजिंग थॉट। तो वो जो साइंटिस्ट के जो गुड रिलेशन थे, करस्पॉन्डेंस यानी कि गुड रिलेशन बिटवीन देम, और वो लोग अपना थॉट एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से, जो भी डाउट होते थे क्लियर करते थे, वो भी एक वो लोग बुक में नॉवेल जैसे पब्लिश करते थे। ओके अमंग देम अकेडमी ऑफ द लिंसाइड और लिंसियन अकेडमी इन रोम, अकेडमी फॉर एक्सपेरिमेंट इन फ्लोरेंस, रॉयल सोसाइटी फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल नॉलेज इन लंदन, फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस ऑफ इन फ्रांस वर प्राइम इम्पोर्टेंस। तो वर इन प्राइम इम्पोर्टेंस यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेन मानी जा रही थी। ये भी जो भी हमें अकेडमी का नाम दिया, जैसे कि लिनेक्स आइड, लिंसियन अकेडमी इन रोम, ओके रॉयल सोसाइटी, ओके ये सारी प्राइम इम्पोर्टेंस में थी। समझ आ रही है बात, एकदम मेन इम्पोर्टेंस इनको दी जा रही थी। ओके